हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम आज एक होम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके आरपीएससी के एग्जाम के लिए और आपके बिहार पीजीटी के एग्जाम के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट क्लास ये रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस पेपर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से रेशे को टूटने से पहले 200% तक खींचा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कौन सा आपका रेशा ऐसा होगा जिसको टूटने से पहले कितना 200% तक खींचा उसको जा सकता है। ऑप्शन में है नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, स्पेंडेक्स है, रेयॉन है और आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो अनुत्तरित प्रश्न है। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके 5 ऑप्शन आते हैं और जो लास्ट ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन में आपके सबका सेम दिया हुआ है। लास्ट ऑप्शन में वो है आपका अनुत्तरित प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, तो वो कौन सा रेशा है जो टूटने से पहले 2% तक खींचा जा सकता है, उस रेशे का नाम है स्पेंडेक्स। तो ऑप्शन जो 3 है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंडेक्स को हम इलास्टिक या लाइक्रा के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसे मैच करना है। पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे, फिर इसके हम ऑप्शन देख लेंगे। एक साइड आपको ये दिया हुआ है पैटर्न बनाने वाले उपकरण, एक साइड आपके इसके यूजेस दिए हुए हैं। तो पैटर्न बनाने वाले उपकरण में आपके लेग कर्व है, फ्रेंच कर्व है, ग्रेडिंग रूलर है और हिप कर्व है। और उपयोग में दिया हुआ है आपके मापने के लिए, सीधी रेखा बनाने के लिए। सेकंड में है आपके महिलाओं के परिधानों के लिए घुमावदार रेखाएं बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका पुरुष के परिधानों के लिए घुमावदार रेखाएं बनाने के लिए। एंड लास्ट है आपका महिलाओं के परिधानों के लिए आर्म होल और घुमावदार नेकलाइन की घुमावदार रेखाएं बनाने के लिए। तो अब हम इसको मैच कर लेंगे कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो आपका लेग कर्व होता है ना, लेग कर्व होता है पुरुष के परिधान के लिए, किसमें, पुरुष के परिधानों के लिए घुमावदार रेखाएं बनाने के लिए। तो आपका ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो गया, आपका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फ्रेंच कर्व है, फ्रेंच कर्व होता है महिलाओं के परिधानों के लिए आर्म होल और नेकलाइन की घुमावदार रेखाएं बनाने के लिए। तो बी का आपका फोर्थ हो जाएगा। तो बी को हम फोर्थ से मैच कर देंगे। जो आपका सी वाला है ग्रेडिंग रूलर, तो ग्रेडिंग रूलर का हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मापने के लिए, सीधी रेखा बनाने के लिए। तो थर्ड का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट से मैच हो जाएगा। एंड लास्ट जो है आपका हिप कर्व है, उसका आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड यानी कि महिलाओं के लिए परिधानों के लिए घुमावदार रेखाएं बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी का हो गया आपका सेकंड। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले आपका थर्ड हो जाएगा, उसके बाद आपका फोर्थ आएगा, फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट एंड उसके बाद है सेकंड। तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड किस में दिया हुआ है देख लेते हैं। फर्स्ट, देखिए कहाँ दिया हुआ है आपका, फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, ये आपका है ऑप्शन सेकंड में। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आपसे कि मध्यम वस्त्र टेरी वूल सूटिंग वस्त्र के लिए पॉलिएस्टर और ऊन का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन में आपके 40-60, 50-50 का रेशियो होना चाहिए, या 60-40 का, या 65-35 का, या अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। फॉर मीडियम वस्टेड टेरी वूल स्वीटिंग फैब्रिक्स द रेशियो ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल इज, तो इसका जो रेशियो होना चाहिए तो वो होना चाहिए आपका 65:35। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो कपड़ों के भागों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सजावटी सिलाई जिसमें बीच में जगह छोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि ए डेकोरेटिव स्टिच यूज्ड टू जॉइन टू फैब्रिक सेक्शन लीविंग ए स्पेस इन बिटवीन इज कॉल्ड, यानी कि क्या है, दो आपकी कैसे दो डेकोरेटिव स्टिच की जा रही है, उसके बीच में जो आपके स्पेस छोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। बास्टिंग कहलाएगा, वेप स्टिच कहलाएगा, ओवरहेड स्टिच कहलाएगा, या फैगोस्टिक स्टिच कहलाएगा, या अनुत्तरित प्रश्न कहलाएगा। तो ये जो आपका खाली स्पेस छोड़ा जाता है
वो कहलाता है आपका फैगोस्टिच स्टिच। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको। और ये जो इसमें स्पेस छोड़ा जाता है ना, वो जानबूझ के छोड़ा जाता है जिससे आपका हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला लुक यूज किया जा सके इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐठन देने की प्रक्रिया जिसमें रेशों से धागा बनाया जाता है क्या कहलाता है? यानी कि द ट्विस्टिंग प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर फॉर्म्ड इनटू ए यार्न इज कॉल्ड। ब्रेडिंग कहलाई जाएगी, ये कताई कहलाएगा, बुनाई, गांठ बांधना या अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो ऐठन देने की प्रक्रिया है जिससे रेशों से धागा बनाया जा सकता है वो कहलाता है आपका क्या? कताई, यानी कि स्पिनिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पिनिंग ही वो प्रोसेस होता है जिसमें रेशों को ऐठन देकर क्या बनाया जाता है? आपका यार्न, यानी कि धागा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हथकरघा बुनाई में किस प्रकार का धागा प्रयोग किया जाता है? यानी कि विच टाइप ऑफ यार्न इज यूज्ड इन हैंडलूम वीव। तो आपको ये बताना है कि हैंडलूम जो आपका वीव होता है ना, उसमें किस धागे का यूज किया जाता है? पन का किया जाएगा, रिंग बॉबिन का किया जाता है, हैंग का किया जाता है, कोन का किया जाता है, ये आपका अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि हैंग। ठीक है, तो हथकरघा वीव में हम किस धागे का प्रयोग करते हैं? हैंग का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका जस्ट रटने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा आपका। तो क्या है, कौन सा बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है? यानी कि हु इज द कंसीडर्ड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एज फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट्स? पेस्टोलॉजी हो जाएंगे, टाइडमैन है, जी स्टैनली हॉल है, या जेबी वॉटसन जी है, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपके फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट कहलाते हैं वो कहे जाते हैं आपके जी स्टैनली हॉल। ठीक है, यानी कि बाल अध्ययन आंदोलक के जनक के रूप में किसको माना जाता है? स्टैनली हॉल को माना जाता है। तो ऑप्शन जो 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुक्रम पर निर्भर नहीं करती है? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीज डज नॉट डिपेंड ऑन हेरिडिटी? तो आपको वो डिसीज बतानी है जो कि हेरिडिटी पर क्या डिपेंड नहीं होती है, यानी कि निर्भर नहीं करती है। तो आपका क्या हो जाएगा? वर्णांधता है कहलाएगा, या मधुमेह है, डाउन सिंड्रोम है, तपेदिक है, या अनुत्तरित प्रश्न है। देखिए, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है ये आपका कहीं ना कहीं किस पे? हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। इसी तरह आपका डायबिटीज है। ठीक है, आप लोग अगर किसी होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं तो आपकी पूरी पुरानी हिस्ट्री तक पूछता है कि आपके मतलब किसी पूर्वज को ये डायबिटीज थी या आपके पेरेंट्स को है या ग्रैंड पेरेंट्स को, तो पूरी आपकी हिस्ट्री वो जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके का जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम भी आपका आनुवंशिक से जुड़ा हुआ है। बल्कि जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है, यानी कि तपेदिक रोग, जिसको मृत्यु के कप्तान के नाम से भी जाना जाता है, ये वंशानुक्रम से जुड़ी हुई नहीं होती है, उस पर निर्भर नहीं होती। तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वया संधि के पश्चात कौन सी ग्रंथि धीरे धीरे आकार में घटने लगती है? ठीक है, यानी कि विच ग्लैंड स्लोली स्टार्ट टू डिक्रीज इन साइज आफ्टर प्यूबर्टी? ठीक है, ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि, या अनुत्तरित प्रश्न। तो वया संधि के पश्चात जो ग्रंथि होगी आपके साइज में, क्या किसमें? साइज में धीरे धीरे घटने लगती है, वो होती है आपकी कौन सी? थाइमस ग्रंथि। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जब ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपका क्वेश्चन पेपर किस एग्जाम का है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका अगला, एक निश्चित दूरी से दृश्य गतिविधि का माप किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि मेजरमेंट ऑफ विजुअल एक्टिविटी फॉर्म ए फिक्स्ड डिस्टेंस इज डन बाय। ऑप्शन में आपके आर्क चार्ट है, इशारा प्लेट है, गैंग चार्ट है, स्नेलर चार्ट है, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो एक निश्चित दूरी से दृश्य गतिविधि का माप जो किया जाता है वो किया जाता है स्नेलर चार्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए जो आपका स्नेलल चार्ट होता है ना, जो लोग अपना आई टेस्ट करवाने गए होंगे तो उनको एक बोर्ड टाइप का दिखाया जाता है, वो आपका डिजिटल बोर्ड होता है। ये इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, तो पूछते हैं ये आपका कहाँ से कट है, 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 ठीक है। या तो ऐसे भी होता है कि उसमें कुछ वर्ड लिखे होते हैं। वर्ड कैसे लिखे होते हैं, ए लिखा होगा, यहाँ पे बी लिखा होगा, फिर यही पहले बड़े साइज में लिखा होगा, फिर इससे छोटे साइज में लिखा होगा सी डी, फिर सबसे छोटे साइड में लिखा होगा ई एफ। तो क्या करते हैं, एक आंख बंद करके पढ़वाते हैं। तो वही जो आपका पूरा डिजिटल बोर्ड टाइप का होता है ना, वही आपका कहलाता है स्नेलल चार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक स्नेलल चार्ट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका कि डेनियर से संबंधित है, यानी कि डेनियर इज रिलेटेड टू। डेनियर आपका किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। यान काउंट से संबंधित है, यान की चौड़ाई से संबंधित है, यान की मोटाई से संबंधित है, या यान के वेट से संबंधित है, या अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यान की मोटाई, यानी कि थिकनेस ऑफ यान। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो जो डेनियर होता है ना, डेनियर यान की मोटाई से संबंधित होता है, ठीक है। ये एक इकाई होती है जो फिलामेंट यान की, किसकी, स्टेपल की नहीं बल्कि फिलामेंट यान की मोटाई यानी कि मोटापन को मापती है। और यह 9000 मीटर यान का वजन ग्राम में दर्शाती है, ठीक है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, जीवन के किस चरण में वृद्धि की दर एक समतल अवस्था तक पहुंचती है, यानी कि एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द रेट ऑफ ग्रोथ रीचेस इज प्लेट्यू स्टेज। तो जीवन की किस चरण की वृद्धि एक समतल अवस्था को हम प्लेट्यू स्टेज के नाम से जानते हैं। तो किस एज में पहुंचती है ये, शैशवावस्था में पहुंचती है, पूर्वावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, या अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए जो आपकी समतल अवस्था है वो पहुंचती है आपके कौन सी, यानी कि प्लेट्यू स्टेज आपके पहुंचती है मिडिल चाइल्डहुड में, ठीक है। यानी कि कब, आपके मध्य बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये। और जन्म के बाद जो आपकी ग्रोथ होती है ना, वो शैशवावस्था में तेज होती है, फिर धीमी होकर मध्य बाल्यावस्था की एज क्या होता है आपका, 6 से 11 वर्ष, 6 to 11 ईयर्स का होता है ना। इसमें काफी स्तर यानी कि प्लेट्यू हो जाती है, प्लेट्यू को हम पठार के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान जो बच्चे का क्या होगा, जो बच्चे की जो ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है ना, वो बहुत धीमी गति से होती है, इसलिए कहा जाता है इसको प्लेट्यू स्टेज। इस टाइम बच्चे की दो जो हाइट है ना, वो 2 से 3 इंच ही बढ़ती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाद के विकास के लिए लक्षणों का वंशानुगत उपहार डैश में तय होता है, यानी कि द हेरिडिटरी गिफ्ट ऑफ ट्रेड्स फॉर लेटर डेवलपमेंट इज फिक्स्ड इन। प्रसवपूर्व अवधि है, बचपन है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है, या अनुत्तरित प्रश्न। तो बाद के विकास के जो लक्षणों का वंशानुगत उपहार होता है ना, वो होता है आपका प्रसवपूर्व अवधि, यानी कि प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका हेरिडिटरी ट्रेट्स होता है ना वो, और जो आपके बाद का विकास होता है वो आपका किसके टाइम ही फिक्स हो जाता है, वो आपके गर्भधारण के समय ही फिक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरणीय एजेंट्स जो जन्म पूर्व बच्चों में विसामान्यता का कारण बनते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में आपके एल्जेन है, टेराटोजेंस है, पैथोजेन है, म्यूटाजेन है, और अनुत्तरित प्रश्न है। तो पर्यावरणीय एजेंट जो जन्म पूर्व बच्चों में विसामान्यता का कारण बनते हैं, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि इन्वायरमेंटल एजेंट्स दैट कॉज डिवाइडेशन इन प्रीनेटल चिल्ड्रन आर कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उनको, ये बताना है। तो जो आपके पर्यावरणीय एजेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके टेराटोजेंस। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपके टेराटोजेंस वो पर्यावरणीय कारक जैसे दवा हो गया, शराब हो गया, कुछ केमिकल्स हो गए, कुछ आपके इन्फेक्शन हो गए, जो गर्भ में बच्चों के यानी कि बर्थ डिफेक्ट्स पैदा करते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सामान्यतः पुरुष जनग्रंथियां परिपक्व आकार की किस आयु में प्राप्त कर लेती हैं, यानी कि जनरली मेल जो गॉन्स होते हैं अटेंस मैच्योर साइज एज, तो किस एज में मैच्योर हो जाते हैं ये बताना है आपको।
10 to 12 ईयर में, 14 to 15 ईयर में, 20 to 21 ईयर्स में या 30 to 31 ईयर्स में? या आपका अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपका पुरुष जनन ग्रंथियां होती हैं यानी कि मेल टेस्टिस होती हैं जो आपके, वो आपका 14 to 15 ईयर में, कितना 14 to 15 यानी कि 14 से 15 साल में क्या हो जाती है आपकी, मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, पुरुषों में जो प्यूबर्टी होती है ना, तो उस समय क्या होता है, टेस्टिस का जो साइज होता है काफी तेजी से बढ़ता है और 14 से 15 वर्ष की आयु तक वो एकदम मैच्योर हो जाता है, मैच्योर एडल्ट साइज का आकार ले लेता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि आपका सामान्यतः शिशु पहली सामाजिक मुस्कान किस उम्र में देता है? यानी कि जनरली बेबी गिव्स फर्स्ट सोशल स्माइल एट द एज ऑफ। तो जो आपका शिशु है पहली सामाजिक मुस्कान जो देता है वो कब देता है? पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में या अनुत्तरित प्रश्न? तो बच्चा जो सोशल स्माइल देता है ना वो आपका तीसरे महीने में देने लग जाता है, यानी कि सेकंड मंथ के लास्ट में और थर्ड मंथ में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है हम थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, यानी कि तीसरे मंथ में। तो ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका विकास डैश की ओर अग्रसर होता है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। तो किसकी ओर अग्रसर होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य होता है, जटिल से सरल होता है या परिपक्वता से अपरिपक्वता की ओर बढ़ता है या अनुत्तरित प्रश्न? तो जो आपका विकास है यानी कि जो डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट आपका जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि कौन सा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चा क्या करता है, बच्चा पहले अगर कोई सामान को पकड़ता है तो पूरा हाथ मतलब पूरा अपना हाथ मारता है उस पर किसी सामान को पकड़ने के लिए, और जैसे ही उसकी जो छोटी मांसपेशियां वो डेवलप हो जाती है तो क्या करते हैं, जैसे पेंसिल पकड़ना है तो पेंसिल को कैसे पकड़ता है, उंगलियों से पकड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका विशिष्ट बालकों के लिए विशेष कक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन में नहीं वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यानी कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्पेशल क्लास प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन चिल्ड्रन। ठीक है, ऑप्शन है विद्यार्थियों की संख्या 8 से 10, शिक्षण समय 3 घंटे से अधिक नहीं, थर्ड ऑप्शन है आपका अन्य व्यवस्थाओं यानी कि जैसे आवासीय विद्यालयों की तुलना में ज्यादा खर्चीली है, यह आपका प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर सफलतापूर्वक संचालित की जा सकती है या अनुत्तरित प्रश्न। तो विशिष्ट बालकों के लिए विशेष कक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों की संख्या 8 से 10, ये बात तो एकदम सही है। शिक्षण समय 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना बच्चे बोर हो जाएंगे, ये भी बात ठीक है क्योंकि विशिष्ट बालकों की बात हो रही है। अन्य व्यवस्थाएं आवासीय विद्यालयों की तुलना में ज्यादा खर्चीली होती है, ये आपका नहीं हो जाएगा, बल्कि ये चीज इसमें नहीं होता है। ठीक है, प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर सफलतापूर्वक संचालित की जा सकती है, ये बात भी एकदम ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे नहीं वाला पूछा था, तो जब हमसे नहीं वाला पूछा है तो क्वेश्चन भी हमारा निगेटिव हो गया, यानी कि अन्य व्यवस्थाओं जैसे आवासीय विद्यालयों की तुलना में ज्यादा खर्चीली है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसव पूर्व विकास की अवस्थाओं में 9 सप्ताह से जन्म तक की अवस्था क्या कहलाती है? यानी कि द स्टेज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट फ्रॉम 9 वीक्स टू बर्थ इज कॉल्ड एज, क्या कहलाएंगे इसको? पिंडावस्था कहेंगे, भ्रूणावस्था कहेंगे, प्रतिरोध काल अवधि कहेंगे, डिंबावस्था कहेंगे या अनुत्तरित प्रश्न कहेंगे? तो प्रसव पूर्व विकास की अवस्थाओं में 9 सप्ताह से जन्म तक की जो अवस्था होती है ना वो कहलाता है आपका भ्रूणावस्था यानी कि फोर्टेनल पीरियड। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका शरीर में सिर से पैर की ओर विकास प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो इन द बेबी इज कॉल्ड, हेड टू टो क्या कहलाएगा? यानी कि ध्यान दीजिएगा कहाँ से, सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है। मस्तादुन्मुखी कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर कहलाएगा, निकट दूर क्रम होगा, कपाल होगा या अनुत्तरित प्रश्न होगा? यानी कि जो आपका विकास होता है, विकास कैसे हो रहा है आपका, सिर से पैर की ओर, तो क्या कहलाता है वो जो ऐसा विकास होता है ये आपका कहलाता है सेफेलोकैडुअल यानी कि
मस्तादुर्मुखी, ठीक है, सिर से पैर की ओर विकास जा रहा है। बच्चा पहले क्या करता है, अपना सर संभालना शुरू करता है, उसके बाद क्या करता है, बैठना शुरू करता है, फिर बच्चा रेंगना शुरू करता है, उसके बाद अंत में बच्चा खड़ा होना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो चलना शुरू करता है, ठीक है। तो ये होता है सिर से पैर की ओर विकास, इसको हम कहते हैं मस्तादुन्मुखी विकास यानी कि सेफेलोकॉर्डल। क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकता डैश आनुवंशिकता का अणु है, यानी कि डैश इज द मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी। तो क्या है, आरएनए है, डीएनए है, निषेचित अंडाणु है, गुणसूत्र है, या आपका अनुत्तरित प्रश्न है। तो डैश आनुवंशिकता के एक अणु है, तो जो आनुवंशिकता का अणु होता है वो होता है डीएनए, यानी कि डीएनए जो होता है वो आपका मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी होता है। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिहाइड्रोक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑसिफिकेशन या हड्डियों को कड़ा होना मुख्यतः डैश है, यानी कि ऑसिफिकेशन ऑफ हार्डिंग ऑफ द बोन्स मेनली प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है और प्रथम वर्ष के शुरुआत में समाप्त हो जाता है, या प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है और वयः संधि के दौरान समाप्त हो जाता है, या आपको जन्म से प्रथम वर्ष के शुरुआत से प्रारंभ होता है और शैशवावस्था के दौरान समाप्त होता है, या आपका जन्म के प्रथम वर्ष की शुरुआत से प्रारंभ होता है और वयः संधि के दौरान समाप्त होता है, या अनुत्तरित प्रश्न। तो आप लोग बताइए, जो ऑसिफिकेशन होता है या हड्डियों का कड़ा होना, ये किस टाइम पीरियड में होता है? तो जो आपका ऑसिफिकेशन होता है, हड्डियों का कड़ा होना, वो होता है प्रसव पूर्व अवस्था में शुरू होता है और वयः संधि के दौरान शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, यानी कि बिगेन्स इन प्रीनेटल एंड एंड्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, संचार प्रणाली के प्रतिमान में प्रस्तुत प्रतिमान किस विचारक द्वारा दिया गया है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, मॉडल दे दिया हुआ है। इसमें आपको, ये आपका कम्युनिकेशन का मॉडल है, तो इसमें आपको बताना है कि मॉडल किसके द्वारा दिया हुआ है। इसमें आपके प्रतिमान क्या क्या हैं, आपके स्रोत हैं, प्रसारक हैं, संकेत है, प्राप्तकर्ता है और गंतव्य है, यानी कि आपके सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशन है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है आपको ये बताना है। अरस्तु मॉडल के अंतर्गत है, सैमन वीवर मॉडल में है, ये दामा मॉडल में, या लॉसवेल मॉडल में, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो आपका स्रोत, प्रसारक, संकेत, प्राप्तकर्ता, गंतव्य, ये आपके लॉसवेल के मॉडल में दिया, लॉसवेल के नहीं, ये आपका किसमें, सैमन वीवर के मॉडल में दिया हुआ है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सैमन और वीवर के मॉडल में क्या बताया गया है इसमें कि सोर्स होता है, ट्रांसमीटर होता है, सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशन होता है। इन्होंने ये मॉडल दिया था 1948 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कब दिया था इन्होंने अपना मॉडल? 1948 में इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि जो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो कैसी शिक्षा होती है? लचीली होती है, सत्तावादी होती है, कक्षा उन्मुख होती है, शिक्षक हितों पर आधारित होती है, या अनुत्तरित प्रश्न होता है। तो प्रौढ़ शिक्षा का जो आपका उदाहरण होता है वो होता है आपका अनौपचारिक शिक्षा का, यानी कि जिसको हम एडल्ट एजुकेशन मानते हैं। ये आपका क्या होता है, एक गोल पे निर्धारित होती है, यानी कि एक लक्ष्य पर निर्धारित होती है। तो जो आपकी कौन सी अनौपचारिक शिक्षा होती है, आपकी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो आपकी लचीली होती है, यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो एडल्ट एजुकेशन होती है ना, वो भी आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा उदाहरण है, यानी कि एडल्ट एजुकेशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ। प्रौढ़ शिक्षा जो होती है किसका एग्जाम्पल होता है आपको ये बताना है। अनौपचारिक शिक्षा का है, निरौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, सैद्धांतिक शिक्षा का, या अनुत्तरित प्रश्न का। इसका आंसर तो मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो जो आपका एडल्ट एजुकेशन होता है वो होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आपका, कार्यक्रम योजना प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेसेस।
परिस्थिति का विश्लेषण है, समस्या की पहचान है, तथ्यों का संग्रहण है, कार्य योजना विकसित करना है या अनुत्तरित प्रश्न है। तो जो आपका कार्यक्रम योजना, किसी भी कार्यक्रम की योजना यानी कि प्लानिंग करते समय जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है तथ्यों का संग्रह करना। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम तथ्यों का संग्रहण करते हैं, उसके बाद परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं, फिर समस्या की पहचान की जाती है, फिर उसके बाद जो उद्देश्य होते हैं यानी कि जो गोल्स होते हैं उसको निर्धारित किए जाते हैं, फिर आपकी कार्य योजना जो होती है उसको विकसित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड जो है कलेक्शन ऑफ एक्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अंतर्गत कार्य करता है यानी कि जो आपका द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वर्क यानी कि जो आपका NIN होता है ना, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये किसके अंडर काम करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के, या केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के, या राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो के, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान होता है वो कार्य करता है आपके किसके अंतर्गत? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR। ठीक है, ICMR के अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यह कहाँ स्थित है? ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी आपके होम साइंस के एग्जाम होते हैं ये क्लास सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। ठीक है, चाहे आपका UP TGT हो या UP PGT हो या आपका एनीबडी किसी भी स्टेट का होम साइंस के रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सब में के लिए बेनिफिट क्लास रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 1961 में प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए मध्याह्न आहार योजना डैश के द्वारा शुरू की गई यानी कि इन 1961 इन इंडिया मिड डे मील स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय। तो जो आपके मिड डे मील थी उसका जो योजना चलाई गई वो किसके द्वारा शुरू की गई? और ये शुरू कब की गई? 1961 में की गई। तो किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। ऑप्शन में आपके WHO है, यूनिसेफ है, केयर है, ICDS है, अनुत्तरित प्रश्न है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपके केयर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। केयर की फुल फॉर्म होती है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिमेंटेशन टू एवरीवेयर। ठीक है, क्या होगी? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिमेंटेशन टू एवरीवेयर। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा डैश के लिए शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज एजुकेशन ऑफ। तो किसके लिए शिक्षा है? नियमित विद्यालयों के बाहर ग्रामीण लोगों के लिए, नियमित विद्यालयों में शहरी लोगों के लिए, नियमित विद्यालयों में ग्रामीण लोगों के लिए, या नियमित विद्यालयों में ग्रामीण बच्चों के लिए, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो प्रसार शिक्षा होती है ना, प्रसार शिक्षा नियमित विद्यालयों के बाहर ग्रामीण लोगों के लिए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रूरल पीपल आउटसाइड रेगुलर स्कूल। ठीक है, जो कि विद्यालय नहीं जा पाते हैं बच्चे, उनके लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि टेलीविजन एक शिक्षण सामग्री का उदाहरण है जो डैश के लिए प्रयोग होती है यानी कि टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग एज यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज होता है टेलीविजन? व्यक्तिगत संपर्क के लिए, समूह संपर्क के लिए, जनसंपर्क के लिए, या पूछताछ आधारित विधि, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपका टेलीविजन एक शिक्षण सामग्री होती है वो आपकी होती है जनसंपर्क के लिए यानी कि मास कम्युनिकेशन यानी कि मास कांटेक्ट के लिए होती है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द प्रसार शिक्षा का प्रयोग पहली बार 1873 में किसके द्वारा किया गया था? एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से क्लियर हो रहा है कि प्रसार शिक्षा का प्रयोग पहली बार किसमें किया गया था? 1873 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, लीगन्स के द्वारा, OP धामा के द्वारा, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपका प्रसार शिक्षा वर्ड है इसका यूज पहली बार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। कब किया गया था? 1873 में किया गया था। क्लियर है आपको ये?
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपेक्षित दृश्य सामग्री है यानी कि नॉन प्रोजेक्टिव विजुअल एड्स कौन से हैं आपके? चॉक बोर्ड है, पोस्टर है, स्लाइड है या फ्लैश कार्ड है? तो देखिए बात हो रही है किसकी? नॉन प्रोजेक्टिव की। तो जो आपके नॉन प्रोजेक्टिव विजुअल एड्स हैं उसमें आपका एक तो क्या आ जाएगा? चॉक और बोर्ड आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका क्या? पोस्टर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका? फ्लैश कार्ड भी आ जाएगा। स्लाइड नहीं होता आपका। स्लाइड कैसे होता है? स्लाइड आपका कैसे होता है? प्रोजेक्टिव एड के अंतर्गत आ जाता है। तो ए बी डी किस में है आपके? ए बी डी है आपके थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? यानी कि व्हेन वाज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया? 1976 में, 1978 में, 1988 में या 1986 में? तो जो आपका समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये विकास हुआ था 1978 में। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इसको हम शॉर्ट में IRDP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? IRDP। और एग्जाम में IRDP की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। IRDP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत की थी 1978 में। क्लियर है आपको अभी ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि आपको मैचिंग करना है। आपको सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड दी है। एक साइड आपका है सॉर्बिटॉल है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, सेलुलोज है। एक साइड आपका दिया है मोनोसैकेराइड है, अपचनशील कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यानी कि जिसको हम इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। एक साइड आपका डाइसैकेराइड है और शुगर एल्कोहल है। तो आपको मैचिंग करनी है, किससे क्या मिल जाएगा? देखिए जो आपका सॉर्बिटॉल होता है, सॉर्बिटॉल आपका शुगर एल्कोहल होता है। तो ए का हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, क्या हो गया? ए का फोर्थ। ए का फोर्थ कहाँ है? ए का फोर्थ आपका इसमें। तो आपका सेकंड ऑप्शन कट हो गया और आपका कौन सा? फोर्थ ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, सुक्रोज हो जाता है आपका, सुक्रोज होता है आपका डाइसैकेराइड। बी का हो गया आपका थर्ड। तो बी का थर्ड केवल किस में दिया हुआ है? एक जगह दिया हुआ है, फर्स्ट में। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉर्बिटॉल आपका क्या हो जाएगा? सॉर्बिटॉल है आपका शुगर एल्कोहल है। सुक्रोज है आपका, सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड है। फ्रक्टोज है आपका मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज क्या है आपका? मोनोसैकेराइड। और जो सेलुलोज है वो आपका अपचनशील कार्बोहाइड्रेट है यानी कि इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से ये आपका मैचिंग हो जाएगी। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जानवरों से उत्पन्न खाद्य सामग्री वाले खाद्य पदार्थ को लेबल पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा लेबल है जो ये दर्शाएगा कि इसमें जानवर से उत्पन्न होने वाली सामग्री का यूज किया हुआ है? ऑप्शन में है हरी बिंदी का चिन्ह भूरे बॉक्स में, या भूरी बिंदी का चिन्ह भूरे बॉक्स में, या हरी बिंदी का चिन्ह हरे बॉक्स में, या भूरी बिंदी का चिन्ह हरे बॉक्स में। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, यानी कि भूरी बिंदी का चिन्ह है। ब्राउन कलर की बिंदी है, ब्राउन कलर का ही आपका क्या है? बॉक्स है। तो ये दर्शाएगा कि इसमें जानवरों से उत्पन्न होने वाली कुछ सामग्री का यूज किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आपका, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने, स्वाद और बनावट में सुधार करने के लिए उन्हें नमक के पानी में घोल में मिलाया जाता है। यानी कि डैश इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सोकिंग फूड इन ए सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन ऑफ प्रिजर्व सीजनिंग्स एंड इम्प्रूव द फ्लेवर एंड टेक्सचर ऑफ द फूड। क्या होगा ये? ब्रॉयलिंग कहलाएगा, ब्लांचिंग कहलाएगा, सिरपिंग कहलाएगा, ब्राइनिंग कहलाएगा, या अनुत्तरित प्रश्न? तो ये जो है आपका ये कहलाएगा आपका क्या? ब्राइनिंग। ठीक है, तो ब्राइनिंग ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें खाद्य पदार्थों को संरक्षित यानी कि प्रिजर्व करने के लिए, स्वाद और बनावट में सुधार करने के लिए उन्हें नमक के पानी के घोल में मिलाया जाता है। किसमें? ब्राइनिंग के प्रोसेस में। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन संरक्षण की जीवाणुनाशक विधि का उदाहरण है। यानी कि एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज पाशीकरण है,
फ्रीजिंग है, छानना है, अचार बनाना है या अनुत्तरित प्रश्न है। तो भोजन संरक्षण की जो जीवाणुनाशक विधि है ना, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पाशीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर होता है। तो आपको ये बताना है किसकी कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग देखने को मिलता है। ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों है, विटामिन सी है या अनुत्तरित प्रश्न। तो जो आपका क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर आपको बेसिकली प्रोटीन की कमी से देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चे के अंदर जलीय सूजन आ जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जलीय सूजन आ जाती है, जिसको ऑडिमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, या महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या अनुत्तरित प्रश्न है ये। तो देखिए बात किसकी हो रही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ये तो नाम से ही पता चल रहा है किससे, मातृ वंदन की बात हो रही है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था, ये लॉन्च किया गया था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर आपको पूरा विजिबल इसमें हो रहा है इजली तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका मैचिंग दी हुई है। एक साइड आपका क्या दिया हुआ है, जैसे दूध पाउडर है, वनस्पति घी है, चने की दाल है, कॉफी है। एक साइड आपका केसरी दिया हुआ है, जिसको लेथर स्टाइविस के नाम से जानते हैं। एक साइड खजूर की बेट, डेक्स्ट्रीन और जीमोम है। तो इसमें आपको मैचिंग करना है कि किसका मैच किससे हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो जो आपका दूध पाउडर है, दूध पाउडर की मैचिंग किससे हो जाएगी आपकी, दूध पाउडर खजूर के बीज से मैच हो जाएगा आपका। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, पहले आप आंसर देख लीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका क्या है, वनस्पति घी है, ये आर्जीमोम से मैच हो जाएगा। चने की दाल आपकी किससे मैच हो जाएगी, ये आपकी मैच हो जाएगी केसरी से। कॉफी आपकी डेक्स्ट्रीन से मैच हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। मिल्क पाउडर किससे होगा, डेट सीड से। वेजिटेबल ऑयल आर्जीमोम से। बेंगल ग्राम केसरी से। कॉफी आपकी डेक्स्ट्रीन से। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम इसके इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आगे जो पेपर बचा हुआ है हम इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और क्लास के बाद अपना फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।